10 का हिंदी व्याकरण हो बच्चों, जिसमें स्टडी करने वाले हम लोग वर्ण विचार। फिर बच्चे यदि आप लोग क्लास 10th या 11th या 12th के बच्चे हैं, यदि आपको हिंदी व्याकरण में दिक्कत है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैप्टर से, इस अध्याय से। बच्चों मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूं, यानी कि जो भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होंगे वो सभी बच्चे मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं पूरे बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाने वाला हूं और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बनेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चैप्टर खत्म करके उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ण से। वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण हम लोग उसे बोल सकते हैं, वर्ण को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मूल ध्वनि, यानी कि भाषा की इकाई इसे बोला जाता है। सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं बेसिक से, यानी कि वर्ण को हम लोग बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या बोलते हैं? एकदम छोटा इकाई। शरीर के सबसे छोटा पार्ट पे बच्चे कोशिका होता है। तो फिर बच्चों मैं बता दूं, शरीर का सबसे छोटा पार्ट कोशिका हो गया, तो हमारे बोल सकते हैं वर्ण का सबसे बोल सकते हैं कि शब्द का सबसे छोटा पार्ट जो हो गया ना आपका वर्ण है, यानी कि मूल ध्वनि है। क्या? मूल ध्वनि, यानी कि सेंटेंस वर्ड हम लोग जितना बनाते हैं हिंदी में वो सबसे छोटा पार्ट जो आपका होता है वर्ण होता है बच्चों। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं उसी से, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई के बच्चों। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखे हो कॉपी में। वह मूल ध्वनि, वर्ण उसको बोलते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिर बच्चे? वर्ण बोला जाता है, वर्ण कहते हैं। ये रहा डिफिनेशन, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसके जैसे में देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि अ ई और बड़ी ई, और ये का में हलंत जो दिए है ना, का खा गा घा या ला, ये जितना भी रहेगा उसमें हलंत रहेगा, तो भी उसको हम लोग वर्ण बोलेंगे। फिर बच्चों क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। औ ए उ ये सब रहेगा, सब क्या है? वर्ण है आपका। क्या है? वर्ण है। तो ये वर्ण की बात रहा। ठीक है, मैं आपको ध्वनि भी सोने बताने वाला हूं, आपको कितने तरह के सोन निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, ये सभी मैं अध्ययन कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए फिर बच्चे दूसरी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, दूसरे अकॉर्डिंग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अथवा में इसका परिभाषा लिखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटा पार्ट, यानी कि भाषा के सबसे छोटा पार्ट को वर्ण कहा जाता है। तो बच्चों ये भी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वर्ण की भेद की बात करें फिर बच्चों, तो वर्ण की भेद यहाँ पे दो होते हैं मेरे दोस्तों। एक आपका हो गया स्वर वर्ण, जिसे हम लोग वोवेल साउंड के नाम से जानते हैं। सेकंड है फिर बच्चों व्यंजन वर्ण, जिसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं फिर बच्चों। तो ये था स्वर और व्यंजन में यहाँ पे मैंने प्रकार बांट दिया। ठीक है, अब फिर बच्चों स्वर कहते किसको है ये भी हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। बेसिकली अभी आप लोग जानना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। स्वर वर्ण उसे बोल सकते हैं बच्चे, वैसा वर्ण या वह वर्ण जो स्वयं क्या करता है, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वयं से उच्चारित किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है, और ये किसी की सहायता से उच्चारण होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यंजन वर्ण में किसी वर्ण की सहायता लिया जाता है और इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है बोलने के लिए। समझ बात को समझ गए? और इतना डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में कि आपको एक एक बात समझ में आएगी आगे स्लाइड में। ठीक है, तो इससे आप लोग कंफर्म यहां तक जानिए। अभी अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, बचपन से जानते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। क्या हम लोग को ये पता है कि ये सब किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो नहीं जानते, तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि क ख को क्या कहते हैं, य ल को क्या कहते हैं, स को ह को ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा कि वर्णमाला को इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो मेरे दोस्तों अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला की परिभाषा की बात करें बच्चों, परिभाषा की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं वर्णों के समूह को यहाँ पे मैंने लिखा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है फिर बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे है, मैंने लिखा यहाँ पे लिखा फिर बच्चों कि आ ई, जब बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, और ये हो गया री ए ऐ ओ औ
ये सब को हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या मेरे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे कितना होता है, 11 होती है। स्वर की संख्या कितना होता है, स्वर वर्ण की संख्या होता है मेरे बच्चों 11 होती है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, ये आपका होता है मेरे बच्चों 25 होता है। कितना होता है, 25। और भी ज्यादा होते हैं लेकिन याद रखिए 25, ठीक ना, इसका 11, ठीक ना। तो ये हो गया स्वर वर्ण। ओके, आगे चलते हैं। अयोग वह प्यारे बच्चे किसको बोलते हैं, तो अयोग वह यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, ये वाला हो गया 11। अयोग वह मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो अयोग वह उसे बोल सकते हैं अनुस्वर बच्चे, और विसर्ग को अयोग वह कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं अनुस्वर, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वह कहा जाता है मेरे बच्चों। तो अनुस्वर कहते हैं किसको बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में यानी कि व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण जितना भी है उसके ऊपर जो बिंदु आ जाएगा उसे हम लोग अनुस्वर का नाम देते हैं। यानी कि क्या लिखे थे बच्चों, तो इसके ऊपर यहाँ पे बिंदु आया, ये कंग हो गया, कंग, यानी कि ये हो गया आपका अनुस्वर। यानी कि हम च लिखे थे बच्चों, इस प्रकार चंचल लिखे तो यहाँ पे ऊपर में आ गया, ये अनुस्वर हो गया। यानी कि पंप लिखे, पंप, तो यहाँ पे ऊपर में ये आ गया, तो ये हो गया अनुस्वर। फिर बच्चे क्या होगा, अनुस्वर। विसर्ग कैसे लगेगा दोस्तों, तो विसर्ग का मतलब होता है जैसे कि हमने लिखा च, और ये हमने 2 बिंदु दिया, इसे पढ़ेंगे च, च, यानी कि ये जो है हा का उच्चारण कराता है ये विसर्ग। क्या किसका उच्चारण कराता है, हा का। आह क्या बोलता है, आह, पह, ल, ट, इस प्रकार। तो ये हा का उच्चारण कराता है बच्चों। तो हम लोग डिफिनेशन भी जान गए और इसका मतलब भी जान गए, यानी कि अनुस्वर और विसर्ग को ही क्या बोलते हैं, अयोगवा कहा जाता है। और इसकी संख्या पे बच्चों, इसकी संख्या होता है 2 होता है बच्चों, क्या होता है, 2 होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है क ख ग से अंग तक, च छ ज से इया तक। यानी कि ये टोटल बच्चे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये 5 लाइन में जो दिया है इसको मैं एक नाम देता हूं। इसको पे बच्चों आप लोग बोल सकते हैं कवर्ग। क्या बोलेगा, कवर्ग। कवर्ग क्यों सर, कवर्ग क्यों बोलेंगे, क्योंकि का ग्रुप का ये मेंबर है, इसलिए का वर्ग हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। इसको आप लिखेगा च वर्ग, इसको आप लिखे ट वर्ग। क्यों सर, क्योंकि टा के वर्ग का रूप है, ये चार के लिए है, ये ता के वर्ग का रूप है, और ये जो है पा का फैमिली है, ये ता का फैमिली है, ये टा का फैमिली है, च का फैमिली है, इसलिए वर्ग बोल रहे हैं। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और टोटल ये जो होते हैं, ये जो होते हैं 25 होते हैं बच्चे। और ये 25 आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। तो आपने एकदम ऑब्जेक्टिव याद रखा कि सर जी स्वर की संख्या 11, अवयव की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ओके, नेक्स्ट मैं समझाने वाला हूं कि सर जी मैंने सीखा य, और यहाँ पे आपका है र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं बच्चों। अब इसकी संख्या 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, इसकी संख्या कितना, 4 हो गया मेरे बच्चों। क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट आपका तलबी सा मूर्धन्य सा दंडी सा हा, इसको हम लोग बोलते हैं उष्मा व्यंजन बच्चों। अब इसकी संख्या होती है 4 बच्चे। कितना होता है, 4। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और स को संयुक्त व्यंजन कहते हैं मेरे बच्चों। अब इसकी संख्या होती है 4। और यहाँ पे देखिए अंगा है यानी कि अड़ा है, और ये ढा है, इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, और इसकी संख्या 2 होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपोर्टेंट होगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में और इंटर एग्जाम में आपका, ठीक है। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लो पे बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाता हूँ इसके बारे में, ठीक ना। फिर बच्चों अब हम लोग सेकंड स्लाइड में चलाए हैं, देखिएगा स्लाइड सेकंड में आपको दिया बच्चों, हम लोग स्वर वर्ण यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, स्वर वर्ण स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा इसका पहले बच्चे स्वर वर्ण का है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है, यानी कि जिसका उच्चारण स्वयं होगा पहले बच्चों, स्वयं होगा, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। मैं डिफिनेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ओके, और इसकी संख्या पे बच्चों 11 होती है। कितना होती है, 11 होती है इसकी संख्या। जैसे कि यहाँ पे आ ई उ री ए ओ औ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, इसको हम लोग एक और नाम से यहाँ पे जरा देखिए कि इसको हम लोग सहायक वर्ण भी कह सकते हैं फिर बच्चों, यानी कि सहायक वर्ण देखो हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यानी कि का को पूरा बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्वर वर्ण। और ये वाला देखिए,
ये व्यंजन वर्ण को और स्वर वर्ण को हम लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर दिए, यानी कि यहाँ पे मिला दिए। ये आपका आ क्या के साथ मिला तो हम लोग पूरा उच्चारण क्या लगाएंगे, क बोलेंगे। यानी कि व्यंजन जो ये बन रहा है नहीं बोला, ये व्यंजन जो बन रहा आपका, ये स्वर वर्ण की सहायता से बोला जा रहा है। यानी कि ये स्वर वर्ण है और ये आपका व्यंजन है। यानी कि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए फिर बच्चे स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ये तो हो गया स्वर वर्ण जो कि स्वयं से उच्चारित होता है। अब ये आपका व्यंजन किसी की सहायता ले रहा है, तो हम लोग सहायक स्वर भी, इसे सहायक स्वर वर्ण भी कहते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ये वाला को सहायक स्वर वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी का क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है बोलने में। का को पूरा बोलने में आ की मात्रा लेता है, ख को बोलने में आ की मात्रा ले रहा, ख को बोलने में आ की मात्रा लगता है, ई बोलने में छोटी ई की मात्रा लगेगा। यानी कि स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है व्यंजन वर्ण बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र किसको बोलेंगे, तो ये जो आपका है इसे हम लोग अर्धचंद्र कहते हैं बच्चों। तो ये जो है, ये जो संकेत देख रहे हैं ऊपर में, ये अर्धचंद्र कहते हैं इसको। और अर्धचंद्र की यहाँ पे खासियत मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए, इसका उच्चारण यानी कि बोलने, इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है। यानी कि इसको जब बोलते हैं ना, इसको जब बोलते हैं अर्धचंद्र को, तो ये स्वर वर्ण की तरह बोला जाता है, उच्चारित होता है। ओके, स्वर वर्ण की तरह। और भी लिखता है अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है, और यह जो है, यानी कि ये जो अर्धचंद्र है, ये अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। क्या है, स्वर ध्वनि पर बच्चों, क्या स्वर ध्वनि है। तो ये हो गया अंग्रेजी की स्वर ध्वनि हो गया आपका। और यहाँ पे लिखा है इसे गृहीत या आगत स्वर भी ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि अर्धचंद्र को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसे गृहीत या आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि भी कहते हैं। किसको, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे गृहीत या आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि गृहीत और आगत स्वर ध्वनि भी इसे कहा जाता है अर्धचंद्र को। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद कितने पर बच्चों, तो दो आधार पे इसको हम लोग स्टडी करेंगे स्वर वर्ण के भेद को। एक समय के आधार पे और दूसरा आपको जाति के आधार पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्वर वर्ण के भेद को। तो यहाँ पे देखते हैं, समय के आधार पे भी तीन प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हर्षण स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपको प्लुप्त स्वर। अब एक ही करके मैं समझाता हूं, देखिएगा। हम लोग हर्षण स्वर उसको बोलेंगे, आ ई उ री को हर्षण स्वर कहते हैं। और फिर बच्चों इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, हर्षण स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो हर्षण स्वर है, इसे एक और नाम से जानते हैं, एक मात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रा वाला इसे कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक मात्रा वाला कहते हैं, यानी कि एक मात्रिक कहा जाता है। और इसके उच्चारण में यानी कि बोलने में पर बच्चों कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय। तो ये वाली बात जो मैंने लिखा है तीर का चिन्ह में, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आप लोग अच्छे तरीके से नोट करो, अब जो मैं समझा रहा हूं उसे अच्छे समझिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आ ई री को हर्षण स्वर कहते हैं और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। और फिर बच्चों ये एक मात्रा वाला है, इसलिए एक मात्रिक भी कहा जाता है इसको। अब इसके उच्चारण में यानी कि बोलने में कम समय लगता है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट आपका है दीर्घ बच्चों। दीर्घ स्वर आपका है, यानी कि आ, बड़ी ई, उ, छोटी उ और बड़ी उ, ए ओ और औ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर इसे कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और फिर बच्चों यहाँ पे इसके बोलने में दुगना समय लगता है, यानी कि उच्चारण में इसका दुगना समय लगता है। और इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं बच्चों, यानी कि दो मात्रा वाला इसे कहा जाता है। फिर बच्चों इसे दो मात्रा वाला कहा जाता है। और भी ये दो स्वरों की संधि, इसमें दो स्वरों की संधि होती है। इसमें दो स्वर जब मिलते हैं तब बोल सकते ये बनता है। दो स्वर मिलेगा छोटा छोटा, तब ये दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। तो वही बोले कि इसमें दो स्वरों की संधि होती है, यानी कि जुड़ाव होता है। ठीक है। और यहाँ पे प्लुप्त आपका है, प्लुप्त स्वर उसे कहते हैं बच्चों जो कहता है कि वैसा स्वर वर्ण जो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में, उच्चारण करने में। मैंने क्या बोला, प्लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिसे दीर्घ स्वर से ज्यादा समय बोलने में लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। और ये त्रिमात्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिमात्रिक, यानी तीन मात्रा वाले कहलाते हैं बच्चों। ओके,
नेक्स्ट आपका है जाति के आधार पे। मेरे दोस्तों जाति के आधार पे हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक आपका सजातीय या इसी को स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, दूसरा आपका विजातीय, इसी को अस्वर्ण कहा जाता है। तो पहला मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आ ई उ, जब ऐसे रूप रहेंगे तो इसे हम लोग नाम देंगे सजातीय स्वर्ण कहेंगे, सजातीय स्वर्ण कहेंगे बच्चों। और यहाँ पे आपका जब इस प्रकार है यानी कि ई रहे यानी कि यहाँ पे जोड़े के रूप में नहीं रहेगा तो उसे हम लोग विजातीय स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ओके, तो ये था इसके बारे में बच्चों। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले स्लाइड में आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। फिर बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। देखिएगा आपका नेक्स्ट स्लाइड में है स्वर उच्चारण के प्रकार। मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्वर उच्चारण के प्रकार हम लोग 4 प्रकार से स्टडी करने वाले हैं और इसमें पहले बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप ये समझ लेते इस स्लाइड को तो ऑब्जेक्टिव आप अच्छे खासे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। स्वर के उच्चारण के प्रकार एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग नोट्स करते जाना और समझते जाना, ठीक है। चलिए पहला फिर बच्चे इसका प्रकार है निर्नुनासिक। इसका स्वर उच्चारण का प्रकार ये पहला हो गया, यानी कि निर्नुनासिक जो है, निर्नुनासिक जो है ये पहला स्वर उच्चारण के एक प्रकार है जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिएगा और यहाँ पे सबसे पहला हम इसी को स्टडी करेंगे बच्चों, ये वाला को। तो ये क्या कहता है कि हम लोग निर्नुनासिक स्वर उसे कहेंगे बच्चों, निर्नुनासिक उसे बोलेंगे वैसा स्वर जिसका उच्चारण बच्चों मुख से होता है, यानी कि बच्चे मुख से होता है, उसे हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। आप लोग परिभाषा भी लिखते चलिएगा कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण मुख से किया जाता है उसे निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। यानी प्यारे बच्चे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जो है ना आपका ये निर्नुनासिक स्वर हो गया आपका, यानी कि प्यारे बच्चे आ ई उ ए ओ और जो है ये प्यारे बच्चे इसे हम लोग कहते हैं निर्नुनासिक, क्योंकि ये मुख से उच्चारण इसका होता है, ठीक है। तो इसका नाम भी आप लोग स्पेशल याद रखिए कि ये निर्नुनासिक उच्चारण है, ये क्या है, निर्नुनासिक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इसके सेकंड प्रकार में चलते हैं, यानी कि अनुनासिक में। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, वैसा स्वर जिसका उच्चारण मुंह से और नाक से दोनों से होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ओके, ये रही परिभाषा। यानी कि बोल के देखिए आ ई उ ए ओ, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे जोर लग रहा है, इससे ज्यादा थोड़ा सा, यानी कि ना का सेंस दे रहा है, मुख से नाक से जो उच्चारण हो रहा है ये सभी आपका हो गया स्वर उच्चारण के एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि ये जो है, ये जो जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया बच्चों, इसे थोड़ा सा और डीपली में देखें, यानी कि डिटेल्स में, तो मैंने लिखा है कि इन्हीं से कई शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा आंधी, तो ये वाला वर्ड जो आया आ की मात्रा, यहाँ पे आ जुटा है आंधी। सिंगार, ये वाला बिंदु देखिए चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है, ई वाला, ठीक है, सिंगार। जैसे कि मैं लिख दूं कंकड़, क्या लिखूंगा, कंकड़ बच्ची, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु जो आया चंद्र बिंदु जो आया, ये इसको हम लोग बोलेंगे अनुनासिक पे बच्चों। क्या बोलना है, अनुनासिक। यहाँ पे नेक्स्ट में आपको बच्चों यहाँ पे सानुस्वर किसे कहते हैं, तो सानुस्वर उसे कहते हैं बच्चों, देखिएगा सानुस्वर उसे कहते हैं वैसा स्वर बच्चे, वैसा स्वर जो स्वरों के या व्यंजन के ऊपर लगे होते हैं, स्वरों के या व्यंजन के ऊपर लगे होते हैं, उसे सानुस्वर कहते हैं। जैसे फिर बच्चे ये सब आपका स्वर है, ये सब आपका क्या है, स्वर है, ये सब आ ई, और इसके ऊपर जो लग जाएगा उसे हम लोग अनुस्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सानुस्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सानुस्वर बोलेंगे फिर बच्चे, जो ये ऊपर बिंदु लगा रहेगा, ठीक है, सानुस्वर। जैसे कि मैंने लिखा का, तो का पे बिंदु ये हो गया सानु स्वर हो गया, क्या हो गया, सानुस्वर हो गया। और चंद्र बिंदु के जैसे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, अनुनासिक, ठीक ना। केवल बिंदु के रूप में रहेगा तो उसे सानुस्वर कहेंगे, और केवल चंद्रमा की इस प्रकार रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अनुनासिक। चलिए समझिएगा, यानी कि वैसा स्वर
जो स्वरों के ठीक ऊपर लगे होते हैं या व्यंजन के ठीक ऊपर लगे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सानुस्वार कहते हैं बच्चे। और इसका उच्चारण यानी कि बोलते जो है ना, इसको हम लोग नाक से बोलते हैं। क्या, यानी कि इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। मेरे बच्चों यहाँ पे इसमें कठोरता यानी कि इसको बोलने में कठोरता थोड़ा सा आती है, यानी कि इसको बोलने में थोड़ा सा कठोरपन आता है। जैसे कि बच्चे मैं यहाँ पे लिखा हूं अंग, बोल के देखिए अंग, थोड़ा सा कठोरता आ रहा है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है इस पे। अंगद, क्या बच्चे, अंगद। क्या है यहाँ पे, अंगूर, क्या है, अंगूर। नेक्स्ट आपका है ईट, कंकन आदि। ठीक है, तो ये सब जितना एग्जांपल 5 को मैंने दिया, 5 ये आपके हो गए सानुस्वर के एग्जांपल। और ये आपका याद रखिएगा कि यानी कि स्वर के ठीक ऊपर लगता है तो सानुस्वर कहा जाता है, और ये इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसको बोलने में थोड़ा सा कठोरतापन आती है। ठीक है, ये आपको बेसिकली याद है। विसर्ग पे बच्चों, विसर्ग हम लोग उसे बोल सकते हैं विसर्ग युक्त, जो व्यंजन के बाद में लगता है। यानी कि व्यंजन, मान लेते कोई अक्षर आपका है का, ठीक है, तो व्यंजन के बाद, ये व्यंजन हो गया एक तरफ से, ये क्या आपका व्यंजन, तो ये व्यंजन जो है आपका व्यंजन के बाद जो लगा है ये वाला बिंदु, इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग युक्त। क्या बोलते हैं, विसर्ग युक्त बोलते हैं बच्चों। तो ये विसर्ग युक्त है आपका, यानी कि मैंने क्या लिखा, स्वरों के बाद, क्या मैंने लिखा, स्वरों के बाद लिखे या व्यंजन के बाद, स्वरों के बाद ये जो बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे विसर्ग युक्त कहा जाता है। मेरे बच्चे क्या कहते हैं, विसर्ग युक्त कहते हैं। देन मेरे बच्चों यहाँ पे इसका उच्चारण हा की तरह होता है, यानी कि जब बोलते हैं ना इसको तो हा की तरह इसका उच्चारण होता है। मेरे बच्चों क्या होता है, हा की तरह। तो मैंने लिखा कि इसका उच्चारण हा की तरह होता है, और इसे हम लोग यानी कि ये जो हा है इसे घोष ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हा को घोष ध्वनि कहते हैं। यानी बच्चों ये उच्चारण हा की तरह देता है तो इसे हम लोग घोष ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, घोष ध्वनि के नाम से उसे भी बिंदु को भी बोल सकते हैं। ठीक है, विसर्ग युक्त को हम लोग घोष ध्वनि का नाम दे सकते हैं, यानी कि ये उच्चारण किससे कराता, हा से कराता बच्चों, किससे, हा से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अतः, स्वतः, प्रत्यः, पयः और मनः, ये हो गया इसका एग्जांपल। ठीक ना, तो ये हो गया एग्जांपल बच्चों। अब यहाँ पे मेन टॉपिक में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं मात्रा के बारे में बच्चों। ये क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। कहता है कि स्वर के संकेत को हम लोग मात्रा का नाम देते हैं। स्वर के संकेत जो रहेंगे, स्वर के जितने भी संकेत हैं उसे मात्रा कहते हैं। स्वर के जितने भी संकेत है बच्चों उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और स्वर के संकेत पे बच्चों, स्वर के संकेत टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 10 संकेत चिन्ह है स्वर के। कितने हैं, टोटल 10 है फिर बच्चों। और यहाँ पे देखिए आ का कोई संकेत चिन्ह नहीं होता, आ का कोई संकेत चिन्ह नहीं होता फिर बच्चों, यानी कि केवल इस प्रकार रहता है ये बेचारा। ठीक है, आ का कोई संकेत चिन्ह नहीं है। जैसे आ का देखो ये वाला संकेत चिन्ह हो गया, ई के देखो ये वाला संकेत चिन्ह हो गया, बड़ी के देखो ये संकेत चिन्ह हो गया, छोटी ऊ के देखो तो ये हो गया आपका संकेत चिन्ह, और बड़ी ऊ का देखो तो ये संकेत चिन्ह हो गया बड़ी ऊ का। बात समझ रहा है, तो ये सब संकेत चिन्ह होता है, और आ का कोई संकेत चिन्ह नहीं होता। तो मेरे बच्चों समझ गए आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट आपका मैंने लिखा हल के बारे में। हला बोलते हैं बच्चों, संस्कृत में हलंत हम लोग बोलते हैं। हलंत जो लगाते हैं ना किसी अक्षर में बच्चे इस प्रकार, ये हलंत हो गया, और इसको हम लोग हला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हला। और जब ये किसी अक्षर में लगता है तो उसको हम लोग हला का नाम देते हैं। हला यानी कि हा का अर्थ देता है। ठीक है, हला माँ का भी सेंस देता है, याद रखिएगा। देखिए तो का को बनने के लिए, तो बच्चों का को बनने के लिए मैंने लिखा का प्लस अ, यानी कि स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण को बनाया जाता है। यानी कि स्वर की सहायता से ये आपका आ जो है स्वर है बच्चों, और स्वर की सहायता से व्यंजन का निर्माण हुआ है। व्यंजन का निर्माण हुआ है तो इसे हम लोग व्यंजन ध्वनि का नाम देते हैं। और ये जो व्यंजन ध्वनि आ है ये स्वर आ की सहायता से बना है, यानी कि खा को बनाने के लिए स्वर की सहायता लिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड बस यहीं तक। मैं अगले स्लाइड में लेकर आता हूं और भी इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों। फिर बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलाए हैं। दोस्तों यहां पे देखिएगा, मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड लेकर आया। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा से
कि प्यारे बच्चों व्यंजन में जो प्रकार यहाँ पे मैंने बांट रखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक को बताते चलता हूँ, आपको एग्जाम में कौन कौन से आएंगे, कैसे देते हैं एग्जामिनर, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लगे रहेगा फिर बच्चों। मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में, आखिर ये बच्चे ये क्या है, 12 खड़ी किसे कहते हैं। फिर बच्चे हम लोग पढ़े होंगे क का की कु के कै को कौ या पा पा पी से पढ़े होंगे। तो फिर बच्चे ये सब को हम लोग जब लिखते हैं तो कई मात्रा से, कई अनुस्वर से और कई विसर्ग से लिखते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिर बच्चों, लिखने का जो तरीका है इसे हम लोग 12 खड़ी का नाम देते हैं। यानी कि कोई भी व्यंजन है, क है, ख है, ये व्यंजन हो गया आपका, च प स ये सब क्या हो गया, व्यंजन हो गया। जब इसे मात्रा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मात्रा लगाकर बनाते हैं और अनुस्वर और विसर्ग जब देते हैं फिर बच्चों, तो जो लिखने का तरीका यानी कि जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी। पे बच्चे क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। ओके, अब मैं एक्चुअली में आपको समझाता हूं, देखिएगा। मैंने लिखा फिर बच्चों व्यंजन, क्या लिखा, व्यंजन के साथ। व्यंजन कहते हैं किसी बच्चे, तो व्यंजन उसे बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे व्यंजन है, का से लेके मा तक ये आपका व्यंजन है, और भी इसमें यर अलावा ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन होते हैं। तो फिर बच्चे ये व्यंजन में हमको बोल रहा है कि स्वरों की मात्रा, स्वर की मात्रा क्या होती है, तो स्वर की मात्रा हम उसे बोलते हैं। का पर पाई देंगे तो का, की, को, जो ये सब जो मात्रा लगते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्वर की मात्रा। तो स्वर की मात्रा किस पे जाएगा फिर बच्चों, तो व्यंजन पे जाएगी। यानी कि व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगाने पर और अनुस्वर और विसर्ग के रूप में जब लिखा जाता है, अनुस्वर कहते हैं किसी बच्चे, तो अनुस्वर आप इसे बोल सकते हैं, और विसर्ग के बच्चे आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुस्वर को भी और विसर्ग को भी लिखा जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ये 12 खड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, 12 खड़ी कहलाती है। ओके, आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल एक लिया हूं, जैसे कि क, का, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है ना, यानी कि स्वर की मात्रा, आ की मात्रा, यहाँ पे ये छोटी की मात्रा आ गया, तो स्वर की मात्रा होगी फिर बच्चों। तो स्वर की मात्रा ये जो आपका दिया है यहाँ तक, और ये अनुस्वर की मात्रा, और ये किसका है, विसर्ग जो दिया है, ये सब मात्राएं जब लिखेंगे तब ये हम लोग बोलेंगे इसे क्या, 12 खड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था परिभाषा 12 खड़ी का, देख लिया आप लोग। अब यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे व्यंजन वर्ण आपको लिखा, यहाँ पे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन आपको काम देने वाली है। ओके, तो व्यंजन उसे बोल सकते हैं बच्चों, वैसा वर्ण, वह वर्ण या वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी फिर बच्चे क ख ग घ ये सब व्यंजन वर्ण है, यर अलावा ये सब क्या व्यंजन वर्ण है, और ये सब को किसी ना किसी के सहायता से बोला जाता है, तब उसे हम नाम देते हैं व्यंजन वर्ण बोलते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण कहा जाता है। फिर बच्चे यहाँ पे देखिए, तो व्यंजन वर्ण किसी का सहायता लेता है, यानी कि स्वर की सहायता लेता है। फिर बच्चे स्वर की सहायता यानी कि आ ई उ ए ऐ की मात्राओं की सहायता लेता है व्यंजन वर्ण, तब ये क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण के मैंने प्रकार लिखे फिर बच्चों। ये पहला प्रकार आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका प्रकार है बच्चे अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा प्रकार है बच्चे आपका ऊष्मा व्यंजन। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक आपका है, एग्जाम के व्यू से देखें तो ये तीनों टॉपिक आपका बच्चे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, VVI है पे बच्चे, ये क्या है, VVI है। ये तीनों टॉपिक क्या है, VVI है पे बच्चे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन है क्या मेरे दोस्तों। ओके, तो देखिएगा मैंने लिखा स्पर्श व्यंजन के बारे में लिखा, कहता है कि वैसा व्यंजन है वह व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, यानी कि ये वाला कंठ, तालु किसको बोलते हैं, जीभ के ये जो भाग है अंदर वाला उसको तालु कहते हैं, जीभ के अंदर वाला भाग को तालु कहते हैं। तो ये तालु वाला भाग, और मृदा यानी कि जीभ के ऊपर वाला जो भाग ये वाला है, ये ऊपर में जो ऊपर में जीभ के ऊपर वाला भाग, उसे हम लोग मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृदा। और ओठ और दांत के सटने से क्या बच्चे, ये सब कंठ,
कंठ तो यहाँ पे नहीं सटेगा, यानी कंठ से भी आवाज निकलता है, इसका उच्चारण होता है, तो कंठ से उच्चारण होता है। और ये बोल रहा है कि तालु को सटने से मृधा और ओठ को, दांत को एक दूसरे से बोल सकते सटने से जो उच्चारण होते हैं, जो बोले जाते हैं वर्ण को, वह वर्ण को हम लोग बोलते हैं, बोल सकते व्यंजन वर्ण कहा जा, सॉरी स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है बच्चों। यानी सटेगा क्या? तालु, या तालु यानी कि जीभ के ऊपर वाला भाग, ओके, और ये मृदा, सॉरी मृदा ऊपर वाला भाग, तालु हो गया नीचे, ओके, ओठ, दांत, ये सब चारों एक दूसरे से स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। यानी कि बोल सकते हैं ये जब छूते हैं जो वर्ड निकलता है, जो व्यंजन निकलता है, उस व्यंजन का नाम क्या पड़ गया? स्पर्श व्यंजन पे बच्चों, ठीक है। और इसका उच्चारण कंठ से भी होता है, ओके। इसकी संख्या की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी संख्या मेरे बच्चों होता है 5। क्या होता है? 5 होता है। और इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं मेरे बच्चों, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये था इसके बारे में डेफिनेशन और कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो फिर बच्चे मैं यहाँ पे लेकर चलता हूं आपको कि ये आखिर में व्यंजन वर्ण है क्या, स्पर्श व्यंजन है क्या। तो इसको मैं देता हूं, ये क ख ग जो है इसे मैं एक और नाम से जानता हूं, क वर्ग इसे बोल सकते, क ख से अंग तक इसे क वर्ग का नाम देंगे, ठीक है। च से इ तक इसे च वर्ग का नाम देंगे फिर बच्चों, और ट से न तक इसे ट वर्ग बोलेंगे, इसे त्वर्ग बोलेंगे, इसे पवर्ग बोलेंगे। यानी फिर बच्चों यानी कि क से लेके अंग तक जो उच्चारण होता है कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि ये जो क जो निकलता है कंठ से इसका उच्चारण निकलता है। और ये ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है एग्जाम में, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये आपका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चाचा से इया तक ये तालु से इसका उच्चारण होता है, तालु कहने का मतलब जीभ के नीचे वाला भाग तालु आपका हो गया, तो ये हो गया तालु से इसका उच्चारण होता है। और मृदा कहने के बच्चे, मृदा कहने का मतलब ये हो गया कि जीभ के ऊपर वाला जो भाग है उसे मृदा कहते हैं, तो ये मृदा वाली भाग हो गया, जो कि ट ठ ड ढ उच्चारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दंत। दंत से क्या उच्चारण होता है? त थ द ध न, ये दंत से इसका उच्चारण होता है। और ओठ से उच्चारण जो होने वाला है आपका प फ ब भ म, ये ओठ से उच्चारण होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, सॉरी अगले टॉपिक की ओर चलता हूं, आपका अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या है? तो मेरे बच्चों यहाँ पे बोलता है अंतःस्थ व्यंजन, आप उसे बोल सकते हैं य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या मेरे बच्चों 4 होती है। कितना होता है? 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। और ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होती है। कहने का सेंस ये हो गया, ये क्या कहता है कि मैं जो स्थित हूं स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हूं। कौन बोल रहा है? अंतःस्थ व्यंजन। यानी कि सेंस ये हो गया स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित कौन होता है? अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि य र ल व स्थित होता है, ओके। इसका उच्चारण की बात करते हैं बच्चों, तो इसका उच्चारण जो होता है ना, जीभ को, तालु को, दांत को, होठों को एक दूसरे से जब सटता है, एक दूसरे से क्या होता है? सटता है, तब इसका उच्चारण निकलता है य का, यरा का, ला का, व का उच्चारण होता है, ठीक है। तो आप लोग उच्चारण भी देख लिए बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है अर्ध स्वर, थोड़ा सा इसी के एक छोटा टॉपिक इसमें चला है। यहाँ पे मैंने 2 बताया है, एक टॉपिक और मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपका अर्ध स्वर हो गया बच्चों। तो अर्ध स्वर को हम लोग बोलते हैं बच्चों व्याकरण में या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो या और वा को फिर बच्चों अर्ध स्वर कहा जाता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो फिर बच्चों, मैं आपको एक और स्लाइड पढ़ाने वाला हूं जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और भी टॉपिक मिलेगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बच्चों अब ये आपका ये लास्ट स्लाइड होगा इस चैप्टर का और इस वीडियो का। मेरे दोस्तों ये स्लाइड आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। मैं आपके वादे के साथ बोलता हूं फिर बच्चों, ये स्लाइड आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको इंपोर्टेंट देने वाला है। मैं इसमें इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लिख रखा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आप सही से इसको नोट्स कर लेते हैं, माइंड में धर लेते हैं, तो आपको दिक्कत फिर होने वाली नहीं है वर्ण में कभी, ओके। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहला टॉपिक में आपको समझाना चाहूंगा,
ये जो व्यंजन के प्रकार बचा था अभी पिछले स्लाइड में, उसका प्रकार ये थर्ड रह गया। ओके, उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए फिर बच्चों, ऊष्मा व्यंजन की बात किया जा रहा है। ऊष्मा व्यंजन क्या है, ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं फिर बच्चों, ये बात है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा व्यंजन क्या है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर बच्चों। देखिएगा, तो ऊष्मा व्यंजन हम लोग उसे बोल सकते हैं। देखिएगा, कहता है कि तलबी स्वर और मूर्धन्य स्वर, दंडी स्वर और हा को क्या बोलते हैं, ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा व्यंजन कहते हैं फिर बच्चों, इसे ऊष्मा व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखता है कि ऊष्मा व्यंजन जो इसका उच्चारण होता है घर्षण से और रगड़ से। घर्षण का मतलब ही रगड़ होता है, यानी कि रगड़ना। तो ये यानी कि घर्षण से और रगड़ से ये ऊष्मा व्यंजन उत्पन्न होता है, यानी कि इसका उच्चारण होता है। ओके मेरे बच्चों, इसकी संख्या की मेरे दोस्तों, इसकी संख्या यहाँ पे दिया है 4। इसकी संख्या भी पूछा जाता है, ऊष्मा व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है मेरे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो टॉपिक आपका आया है VVI और मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, इसे आप नोट्स करना और नहीं भूले, ठीक है ना, इसे नोट्स जरूर कीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ पे टोटल हम लोग 9 पढ़ने वाले हैं, 9, और ये 9 आपका होगा इंपोर्टेंट होगा, VVI होने वाला है। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, मैं बार बार क्यों VVI बोल रहा हूं वो भी जरा देख लीजिए। पहले जो आपका है कंठ, तालु, मृधा। अब ये तीनों टॉपिक समझिए थोड़ा सा। कंठ कहने का मतलब ये वाला भाग हो गया कंठ, जिसे समझ रहे हैं आप लोग। और मेरे बच्चों, तालु कहने का मतलब ये जीभ का जो अंदर वाला हिस्सा है, जीभ का अंदर वाला ये वाला हिस्सा, उसे तालु कहते हैं। क्या बोलते हैं, तालु। ये वाला हिस्सा जीभ के अंदर हो तो उसे तालु कहते हैं। मृदा की बात करते हैं तो जीभ का ये वाला ऊपर वाला भाग मृदा हो गया। क्या हो गया, मृदा हो गया मेरे बच्चों। और दंत समझ रहे, दांत आपका है। और ओष्ठ मतलब ओठ हो गया। और नासिका यानी कि नाक, और मुख यानी कि मुंह। कंठ एवं तालु, तालु समझ गए आप लोग, जीभ के नीचे वाला भाग तालु हो गया। कंठ एवं ओष्ठ, होठ हो गया। और दंत एवं ओष्ठ, ये प्रकार कुछ डबल है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले मैं ये टॉपिक को क्लियर कर दूं, ठीक है मेरे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहला मैं आपको सिखाने वाला बच्चे कंठय वर्ण। कंठय वर्ण है क्या, तो ये आपका उच्चारण स्थान था, जो कि ध्वनि निकलने वाला, यानी कि वर्ण निकलने वाला, स्वर निकलने वाला इस स्थान से। ठीक है, यानी कि यह स्थान से हम लोग निकालने वाले ध्वनि को कौन कौन निकलेगा वो भी देखो बच्चे। तो कंठ वर्ण को देखिए बच्चों, कंठ वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बात, वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण मेरे बच्चों कंठ से किया जाता है, या कंठ से होता है, कंठ से किया जाता है या कंठ से होता है मेरे बच्चों, उसे हम लोग कंठय वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंठय वर्ण कहा जाता है मेरे बच्चों। तो ये हो गया डेफिनेशन के तौर पर। अब यहाँ पे कंठय वर्ण है कौन कौन, ये भी तो ऑब्जेक्टिव हमको आएगा। तो ये आपका आ है, क, ख, ग, घ, अंग, यानी क से लेके अंग तक ये कवर्ग हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवर्ग। और विसर्ग मेरे बच्चों, विसर्ग देखिए, ये वाला आपका विसर्ग हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका, विसर्ग हो गया बच्चों, ये वाला विसर्ग। यानी कि ये आपका जो इसका उच्चारण होगा क से लेके अंग तक, और ये विसर्ग का और आ और ई का ये जो उच्चारण होगा बच्चों, इससे उच्चारण होगा कंठ से मेरे बच्चों। किससे होगा, कंठ से। इसलिए इस सब को बोलेंगे हम लोग कंठय वर्ण कहते हैं। ओके, चलिए पहला क्लियर हो गया। दूसरा आपका तालव्य वर्ण है बच्चों। तालव्य वर्ण किसे बोलते हैं, तो तालव्य वर्ण उसे कहते हैं बच्चों वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण मेरे बच्चों, जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है, यानी कि तालु से होता है, उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। ये रहा डिफिनेशन। तालु सर किसको कहते हैं, तो जीभ के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं सर। जीभ के इर्द गिर्द जो भाग है नीचे, उसे हम लोग तालु कहते हैं बच्चों। तो ये तालु हो गया। और यहाँ पे तालु से जो उच्चारण अक्षर है, यानी कि वर्ण है, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इ, यानी कि चवर्ग पूरा को बोल रहे हैं। और ये तलव्य स्वर, ये सभी का जिससे उच्चारण होता है उसे हम लोग कौन सा वर्ण बोलते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या, तालु, जीभ के नीचे वाला भाग। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण किसे कहेंगे,
मूर्धन्य वर्ण का वर्ण सबसे पहले डेफिनेशन सुन लिए। वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण मृधा से किया जाता है। मृधा कहने के मतलब बच्चे जीभ का ऊपर वाला भाग जो है आपका मृधा हो गया, मृधा वाला स्थान हो गया, जो मृधा से उच्चारण होता है उसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं बच्चों। तो मूर्धन्य वर्ण है कौन कौन? री, टा से लेकर ट्वरही ना तक, टा ठा डा ढा ना, ये टा ठा ना हो गया, और रा और ये मूर्धन्य स, ये मूर्धन्य स। और इसका उच्चारण हम लोग, ये जो आपका उच्चारण वर्ण हो गया यानी कि मूर्धन्य वर्ण हो गया। अब इसका उच्चारण फिर बच्चों, इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से किया जाता है जीभ के ऊपर वाला भाग से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण है क्या पर बच्चों? ये जरा देखिए। तो दंत्य वर्ण हम उसे बोलेंगे पर बच्चों वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण दांत से किया जाता है, यानी कि दंत से किया जाता है, उसे हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। यानी कि दंत्य वर्ण है कौन कौन? तो ये ता से लेकर ना तक, ता था दा धा ना, ये तवर्ग हो गया, और ला और ये दंडी स, ये जो है ये टोटल बोल सकते हैं कि दंत्य वर्ग कहलाते हैं, दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ओके, जो दांत से इसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है ओष्ठ, ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण किसको कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण उसको बोलेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओठ से किया जाता है, यानी कि होठ ओष्ठ से किया जाता है, उसे हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो बच्चों क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेगा कि जैसे में इसका ओष्ठ्य वर्ण है कौन कौन? तो ये ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ ओष्ठ्य वर्ण है, और पा से लेके मा तक ये भी आपका ओष्ठ्य वर्ण है। तो बच्चों क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है, ठीक है। ओष्ठ्य वर्ण आपको देखिए, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और पा से लेके मा तक, पा पा बा भा मा, इसे पौर्व कहते हैं, ठीक ना। पापा से मा तक पौर्व हो गया। तो इसका देख ले ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन है। अब इसका उच्चारण मेरे बच्चों, इसका उच्चारण आपका होता है ओठ से किया जाता है, बोला जाता है। नेक्स्ट आपका अनुनासिक, बहुत ही प्यारा। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो अनुनासिक उसे कहेंगे बच्चों वैसा वर्ण या वह वैसा वर्ण जिसका उच्चारण पे बच्चों नाक से और मुंह से किया जाता है, नाक से और मुंह से किया जाता है बच्चों, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ओके, अब इसके हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि अनुस्वर कहते हैं सर किसको? तो अनुस्वर मैंने बताया बच्चे, ये आपका अनुस्वर हो गया, और चंद्र बिंदु आपका ये वाला हो गया, चंद्र बिंदु ये अनुस्वर ऊपर आता है और ये चंद्र बिंदु हो गया। और पंचमाक्षर कहने का मतलब हो गया 5 अक्षर प फ व म, ये पंचमाक्षर, जितने भी पंचमाक्षर है प फ व म, ये सब पंचमाक्षर है, ये सभी का उच्चारण नाक और मुंह के द्वारा किया जाता है, उसे पंचमाक्षर कहते हैं। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मेरे बच्चों यहाँ पे दिया है कंठ। कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? तो फिर बच्चों कंठ तालव्य वर्ण उसे बोलते हैं वैसा वर्ण या वह वर्ण जिसका उच्चारण मेरे बच्चों, जिसका उच्चारण कंठ से और तालु से किया जाता है, उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे कंठ तालव्य वर्ण है कौन कौन? तो ए है और ऐ है, ये कंठ तालव्य वर्ण है मेरे बच्चों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंठोष्ठ्य वर्ण जो आपका है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओ और औ से किया जाता है या औ से होता है, उसे हम लोग कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और इसका बच्चों यहाँ पे देखिए, रुक जाइए, यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखेगा कंठ और ओठ से किया जाता है, कंठ और ओठ से किया जाता है बच्चों। यहाँ पे लिख लीजिए कंठ वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और ओठ से किया जाता है, उसे कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिख रखा था, ये आपका था क्या? ओ था, और क्या था यहाँ पे बच्चे? ओ था। ओके, वो थोड़ा सा छूट गया था जो कि मैंने यहाँ पूरा कर दिया। उच्चारण क्या किससे होता है? कंठ से और ओठ से होगा। और वर्ण क्या है? कंठोष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? ओ और को कहते हैं, ओ और को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है दंतौष्ठ्य वर्ण। दंतौष्ठ्य वर्ण है क्या? लिखिएगा यहाँ पे वैसा वर्ण या वह वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दांत से किया जाता है, उसे दंतौष्ठ्य, दांत से एवं ओठ से किया जाता है, दांत से एवं ओठ से किया जाता है, उसे
दंतौस्त्य वर्ण कहते हैं। ओके, जैसे में एग्जांपल में देखिए वह आपका है, इसे हम लोग बोलेंगे दंतौस्त्य वर्ण कहते हैं। तो मेरे बच्चों फिलहाल के लिए मैं आपका गुजारिश करूंगा आपसे कि बच्चों यहाँ पे आपको वीडियो बहुत अच्छे से मैंने ये एक्सप्लेन किया, पूरी मेहनत मैंने लगन दिया इस वीडियो में। आप लोग ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे बच्चों, ताकि मैं और भी चैप्टर इतनी मेहनत से लगन से पढ़ा सकूं आप लोगों को, मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से देखें, उसे नोट्स करें, कुछ रीड किए, ओके, उससे कुछ सीखे हैं। मैं बस यही चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर संधि समास प्रत्यय विसर्ग सभी चैप्टर को मैं फुली डिटेल में लेकर आने वाला हूं। आप लोग एग्जाम से पहले मैं सही वीडियो को दे दूंगा, ठीक ना। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।